हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के जिसका नाम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद है उसके सारांश के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें लगभग 10-12 बिंदु हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला बिंदु दिया हुआ है वो बहुपद की परिभाषा पे दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बता रखा है कि बहुपद की परिभाषा आखिर किसे कहते हैं। तो बहुपद को हम लोग जनरली px से प्रदर्शित करते हैं। p इन टर्म ऑफ x, यानी x के पद में कोई बहुपद यानी पॉलिनोमियल। यदि कोई बीजीय व्यंजक हो, मान लो बीजीय व्यंजक a0 प्लस a1 x के पावर n प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही करके an x के पावर n। इस प्रकार का कोई बीजीय व्यंजक हो, ये n क्या है, n जो है पूर्ण संख्या है। बात समझ आ रही? तो इस प्रकार का कोई भी बीजीय व्यंजक होगा तो वो बीजीय व्यंजक एक बहुपद कहलाएगा, और उसी को हम लोग px से दर्शाते हैं, क्योंकि जो इसमें चर है वो x है। बात समझ आ रही? अब देखो, मैंने ये भी बताया था कि धनात्मक चिन्ह से अलग हुआ खंड एक पद कहलाता है। तो देखो, a0 एक अलग पद है, a1 x के पावर n अलग पद है, a2 x के पावर 2 अलग पद है, इसी तरीके से an x के पावर n अलग पद है। बात समझ आ रही? अब इसमें कंडीशन ये होता है कि जो an होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाएगा। और जो n है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब देखो, जो चर से पहले वाली जो अंक हैं, जो चर से पहले जिस वास्तविक संख्या का गुणा हुआ है, ये एक्चुअली में जो a0 a1 a2 डॉट 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 ऐसे an जो है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं और इनको अचर बोलते हैं। क्या? वास्तविक संख्याएं, और इनको अचर बोला जाता है। बात समझ आ रही? तो ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं चर से पहले, तो वो उस चर का गुणांक कहलाती हैं। क्या? गुणांक। जैसे x के पावर 1 वाला का गुणांक क्या होगा? a1। x के पावर 2 का गुणांक क्या होगा? a2। बात समझ आ रही? इसी प्रकार x के पावर n का गुणांक है an। an कोई वास्तविक संख्या है। बात समझ आ रही? तो ये बहुपद की परिभाषा हो गई। अब देखो, जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है वो है एक पद वाले बहुपद को एक पद ही कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बहुपद के प्रकार में बताया था कि पद के आधार पर 3 प्रकार होते हैं बहुपद के। कौन कौन? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये बहुपद के प्रकार होते हैं। इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, और इसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो जिसमें एक पद होता है, जिस बहुपद में एक पद होता है उसको एक पदी, जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसको 2 पदी, और जिस बहुपद में 3 पद होंगे उसको त्रिपदी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे x हो गया तो ये एक पदी का उदाहरण हो गया, या फिर 5, ये भी बहुपद का ही उदाहरण है, और इसमें कितने पद हैं? एक पद। तो ये क्या हो गया? एक पदी बहुपद का उदाहरण। अब इसी प्रकार हम लोग x प्लस 5 लिख दें तो क्या होगा? ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें धनात्मक चिन्ह से अलग हुए 2 पद हैं, 2 खंड हैं, x अलग खंड, 5 अलग खंड। तो ये दोनों मिलकर धनात्मक चिन्ह से एक हुए हैं,
तो ये द्विपद का उदाहरण है या द्विपदी बाइनोमियल्स। इसी प्रकार x² + 5 + 3x ये क्या है, त्रिपदी बहुपद का उदाहरण। त्रिपद, इसमें 3 पद देखो, धनात्मक चिन्ह से ही एक अलग हुआ पद, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें 3 पद हैं। बात समझ आ रही? तो ये बहुपद के प्रकार हैं पद के आधार पे। तो इसी प्रकार जो तीसरा और चौथा बिंदु है यही है कि 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है और 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। और जो 5वां है बिंदु, उसमें बोला है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात वाले, अब मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बहुपद के प्रकार में जो घात के आधार पर बहुपद थे उसको भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन? एक था रैखिक बहुपद, एक था द्विघात बहुपद और एक था त्रिघाती बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। बात समझ आ रही? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक और इसको बोलते हैं क्यूबिक। तो जिस बहुपद में चर का मैक्सिमम घात 1 होता है, यानी चर का घात 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x⁴ + 1 ये क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इसमें जो चर है उसका घात कितना है, 1 है। यदि हम लोग कहें x⁴ 2 + 3 तो ये किसका उदाहरण है, ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें घात कितना है, 2 है। इसी प्रकार x की घात 3 + x² + 1 ये जो है क्यूबिक यानी कि त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो घात है मैक्सिमम वो 3 है। बात समझ आ रही? तो ये घात के आधार पर बहुपद के प्रकार थे। तो इसमें जो 5वां, 6वां और 7वां बिंदु है इसी पे है। अब जो 8वां बिंदु दिया हुआ है वो है कि वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0 हो। कहने का मतलब इसका कि यदि कोई बहुपद दिया हो px, ठीक, और इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर a पर इस बहुपद का यानी px का जो मान है वो 0 आ जा रहा। कहने का मतलब x के जगह a रखने पे, तो x के जगह a रखे तो pa का मान कितना जा रहा, 0। जब ये कंडीशन आ जाता है, ठीक, pa बराबर 0, तो a जो है उस बहुपद का यानी px का शून्यक होता है। बात समझ आई? कहने का मतलब जैसे x + 5 है, ठीक, एक मान लो बहुपद है px बराबर x + 5, ठीक। अब देखो x + 5 में यदि x बराबर हम लोग -5 लें, क्या लें, -5, तो देखो p - 5 बराबर आएगा -5। x की जगह हम लोग -5 लिए हैं तो -5 + 5, तो ये 0 आ जा रहा है ना। तो यानी p - 5 बराबर 0 है, ऐसे लिखेंगे। अतः जो -5 होगा वो इस बहुपद का यानी px का, px बराबर क्या है, x + 5, इसका एक शून्यक होगा। बात समझ आई? शून्य का मतलब, अब जो अगला बिंदु दिया हुआ है यानी 9वां बिंदु कि एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है और एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता तथा प्रत्येक वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद की एक शून्यक होती है। इसको समझने की कोशिश करो। यदि कोई रैखिक बहुपद दिया हो, मान लो px = x + 3, यह रैखिक बहुपद का उदाहरण है x + 3, क्योंकि इसमें x का घात कितना है, 1, ठीक है। रैखिक बहुपद अभी मैंने बताया। तो इस रैखिक बहुपद का या फिर कोई भी रैखिक बहुपद हो
उसका केवल और केवल एक शून्यक होता है, यानी कि उसका एक अद्वितीय शून्यक होता है। बात समझ आई? जैसे इसका एक शून्यक होगा -3, इसके अलावा इसका और कोई भी शून्यक नहीं होगा। कोई भी वास्तविक संख्या -3 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगी। बात समझ आई? अब जैसे हम लोग अचर बहुपद पढ़े थे, तो अचर बहुपद में क्या होता था, कोई भी संख्या जैसे शून्य को छोड़ के, किसको? शून्य को छोड़ के, क्योंकि शून्य का एक अलग नाम रखा गया है शून्य बहुपद। अभी क्यों अलग नाम रखा है अभी पता चलेगा, ठीक। तो शून्य को छोड़कर बाकी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनको अचर बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर बहुपद। जैसे -5, 2, 3/5, 7, ये सभी क्या हैं? अचर बहुपद के उदाहरण है। तो इन अचर बहुपदों का कोई भी शून्यक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझ आ रही? जो भी अचर बहुपद होगा, यानी कि कोई भी संख्या होगी, उसका यदि शून्यक पूछेगा तो उसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। और जो शून्य होता है उसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। और इसका सभी वास्तविक संख्याएं एक शून्यक होती हैं, यानी कि शून्य बहुपद ही एक ऐसा बहुपद है जिसकी सभी वास्तविक संख्याएं शून्यक होती हैं। यानी कि शून्य बहुपद का आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, -3, -5, -8, 0, 7, 8, 3, 2, 1, 1000, ये सभी क्या हैं? शून्य बहुपद के शून्यक हैं। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि हम लोग शून्य को लिख सकते हैं 0 × x, शून्य को लिख सकते हैं 0 × x, ठीक, यानी 0 गुणते x। बात समझ आ रही? अब x के जगह कोई भी मान पुट करोगे, कोई भी वैल्यू रखोगे, 1 रखो, 2 रखो, या फिर इनमें से कोई भी, उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0। तो जब शून्य किसे कहते हैं? यदि कोई किसी बहुपद में हम लोग किसी संख्या कोई मान रखते हैं और उस बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें x के जगह कोई भी अंक रखेंगे तो ये बना देगा 0। बात समझ आ रही? तो इस प्रकार शून्य बहुपद की प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक शून्यक होती हैं। अब जो 10वां बिंदु है वो है शेषफल प्रमेय, यानी कि शेषफल प्रमेय की परिभाषा बताएगा इसमें कि मान लो px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है? यदि जब भाजक क्या हो? रैखिक बहुपद, ये इसी के लिए मान्य है, अन्यथा ये शेषफल प्रमेय लागू नहीं होगा। यदि भाजक यानी कि जिससे हम लोग भाग देते हैं, जैसे 5 से हम लोग भाग दिए 15 में, तो ये 5 क्या होगा? भाजक। तो यहाँ पे भाजक के रूप में यदि रैखिक बहुपद है तभी शेषफल प्रमेय लागू होगा। अब जब लागू होगा तो कैसे क्या होगा? उसका मतलब कि मान लो यदि px कोई बहुपद है, या तो एक घात वाला रैखिक बहुपद हो या फिर एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात, कोई भी बहुपद है, ठीक। शून्य बहुपद नहीं होना चाहिए बस, और अचर बहुपद। तो px कोई बहुपद है, इसको यदि हम लोग x - a कोई रैखिक बहुपद है इससे भाग दे रहे हैं, यानी कि ये भाजक है, ठीक, ये भाजक है, इससे भाग दे रहे हैं किस में? px में। तो जब x - a से px में भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो होगा
पीए, यही होगा शेषफल। शेषफल प्रमेय यही कहता है। अब पीए कैसे निकलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो पीए निकलेगा, पहले हम लोग भाजक का शून्यक निकालेंगे। तो ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्य क्या होगा, x माइनस ए का। तो हम लोग x माइनस ए को बराबर कर देंगे 0 से, तो x बराबर आ जाएगा a। तो जो a है वही इसका शून्यक होगा, इस रैखिक बहुपद का। तो इसी शून्यक का मान हम लोग इस px में रख दें, यानी कि x के जगह क्या रख दें, इस शून्यक का मान, इस रैखिक बहुपद के शून्यक का मान क्या है, a है। तो इसी a को हम लोग x के जगह रख दें तो pa प्राप्त हो जाएगा। तो वही pa जब हम लोग निकालेंगे इस pa का मान, तो जो प्राप्त होगा यहाँ पे वैल्यू, वही क्या होगी, शेषफल। तो किसी बहुपद में हम लोग यदि एक रैखिक बहुपद से भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल को निकालने की एक सरल विधि है शेषफल प्रमेय। अब इसी शेषफल प्रमेय से एक निकल कर आया है गुणनखंड प्रमेय। ठीक, तो ये 11वां बिंदु है। इसमें यदि pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड, और यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो तो pa बराबर 0 होता है। तो ये गुणनखंड प्रमेय है। इसमें कंडीशन है कि जैसे pa बराबर 0 हो जाए। ठीक, यदि हम लोग कोई बहुपद है px, ठीक, कोई बहुपद है px, अब हम लोग pa बराबर यदि 0 निकाल लेते हैं, ठीक, तो x माइनस ए जो है इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। बात समझ आ रही। यदि p माइनस ए बराबर 0 हो जाए, क्या, p माइनस ए बराबर 0 हो जाए तो x प्लस ए एक गुणनखंड होगा, किसका, इस बहुपद का। देखो यहाँ पे जब प्लस ए था तो माइनस यहाँ पे आया, x माइनस ए गुणनखंड होता है px का। यदि p माइनस ए जो है बराबर 0 आ जाता है माइनस ए, यानी कि x के जगह माइनस ए रखने पे 0 आता है, तब x प्लस ए उसका यानी px का एक गुणनखंड होगा। अब इसी का उल्टा यदि बोल दे कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है, ये बोल दे। ठीक, पहले दे दिया है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है, तब यहाँ से जो निकलेगा वो होगा pa बराबर 0। ये बात क्लियर हुई। ये बोल दे कि पहले ही बोल दे इसमें कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है, तब pa बराबर 0 होगा हमेशा। यही गुणनखंड प्रमेय है। अब इसको डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय का। अब इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा था और उनके अनुप्रयोग को भी देखा था। तो इसमें कुछ सर्वसमीकाएँ हम लोग देखते हैं, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ये इसी तरह से और भी कुछ सर्वसमीकाएँ थी, आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है। तो ये मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु थे अध्याय 2 के।